जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, दो तीन खबरें मैं साथ ज़रा चाहूँगी कि इमरान जिस पे तबसरा करें। एक तो मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से जो खबर थी कि उन्होंने रेटिफाई किए जो डेथ सेंटेंस है उसके हवाले से। उसके अलावा कल सिंध में भी एक एपेक्स कमेटी हुई है जिसमें मुख्तलिफ फैक्ट्स तो डिस्कस हुए हैं। इसमें जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि 10,000 मदरसे, घोस्ट मदरसों की भी बात की गई इस एपेक्स कमेटी मीटिंग में जो सिंध में पाए जाते हैं। दूसरी बात, कल टीवी पे टिकट्स चल रहे थे, खबर में जिक्र नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी सवालात उठाए गए कि प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है। कुछ एक फिगर आया था कि कुछ 8,000 8,500 टारगेट किलिंग के वाकयात हैं और उसमें जाहिर है कि मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं पाता। मैं जो आपसे बात कर रही थी इमरान, लोगों को सज़ा हो रही है, सुनाई जा रही है, उनको फांसी पे भी चढ़ाया जा रहा है, हमारे दिल में क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं पैदा होती? हमें यकीन क्यों नहीं होता कि यही शख्स है वो जिसने ये जुर्म किया होगा? देखें, ये 21वीं तरमीम के बाद जब हमने फौजी अदालतें बनाई, फौजी अदालतें हमारे यहाँ कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, पहले भी बनाते रहे हम, माशाल्लाह में बन जाती हैं फौजी अदालतें। और अब तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो 21वीं तरमीम है वो भी एक तरह का माशाल्लाह ही बन गया है, इसलिए कि फौजी अदालतें बन गई हैं, फ़ौज का एक रोल बन गया है, एपेक्स कमेटी में फ़ौज बैठी हुई है, सारे फैसले जो है वो उनके साथ मिलके हो रहे हैं। सही है। लेकिन वो बहुत अरसे तक लोग कहते रहे कि टर्किश सिस्टम, पता नहीं कितना टर्किश और कितना पाकिस्तानी। खैर, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि इस पूरी बहस में हमने एक चीज़ देखी कि 1 साल हुआ सबीन महमूद के कत्ल को और उस 1 साल में प्रोसिक्यूशन करके उन्होंने कहा कि जी ये 5 लोग जो हैं ये शामिल थे और ये 5 जो है सफूरा कारनेज में भी यही थे और यहाँ भी यही थे और अब इनको सज़ा जो है वो अब सिर्फ ये रह गया कि सदर ममलिकत के पास अपील उनकी जाएगी, जो ज़ाहिर सदर जो है किसी हालत में आर्मी चीफ का कहा नहीं टालेंगे और वो उसको ओके कर देंगे और यही पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की। और उसके बाद वो 5 लोग जो हैं वो कैफर किरदार को पहुँचेंगे। मैं पर्सनली समझता हूँ कि सदाए मौत जो है ये कोई सलूशन नहीं है और नहीं होनी चाहिए। और हमें क्या, हम इंसान हैं, हम भी गलती कर सकते हैं, हम गलत आदमी को सज़ा देते हैं, फिर क्या दोबारा जिंदा करेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर हम सख्त से सख्त सज़ा दें, ज़िंदगी ना लें। लेकिन उसको एक तरफ रखें, पहले तो हम देखें कि ये जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, जो 1 साल में आप बैठ के ये कर पाते हैं और बाकी अदालतें जो हैं वो इतना टाइम लगा देती हैं, उसमें फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जी आप कहते हैं कि जी कोई डिले नहीं होगा किसी तरीके से, आप ये नहीं होगा कि जी आज तारीख दे दी जाए, नहीं, तारीख नहीं दी जाएगी, बस बोले जो बात करनी है। एक दूसरे किसी टेक्निकलिटी की बुनियाद पर आप पीछे नहीं हट सकते। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गिरफ्तार करके लाते हैं उनकी कहे की बड़ी अहमियत होती है फौज के सामने। वो आके जो अफसरान हैं वो कहते हैं जी हमने ये देखा, वो जो शहादतें हैं वो बहुत मानी जाती हैं। अच्छा, जो दुनिया भर का जो जस्टिस सिस्टम है उसमें पुलिस की जितनी भी इंपॉर्टेंस हो, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, आप अनअकाउंटेबल नहीं जा सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो सिविल सिस्टम है वो नहीं चल पाता, इसलिए कि आप तो पकड़ते हैं, गिरफ्तार करके लाते हैं, कहते हैं जी मैंने पकड़ा, ये चोर है। भाई आपने जब पकड़ा तो उससे पहले आपने ये कैसे साबित हुआ, आपको कैसे यकीन हुआ कि ये चोर है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? आपको तो यकीन हो गया, लेकिन उस यकीन की उस तयक्कुन तक पहुंचने की डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो कि कल कला को अगर मैं नहीं रहता, वो कहते हैं कि जी वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अफसर उसको मार दिया गया। भाई उसके कागजात तो नहीं मार दिए ना, वो कागजात तो अपनी जगह मौजूद होने चाहिए, उनको लेके पेश करो ना आगे अदालत में, तो उसकी ज़िंदगी भी बची रहेगी। इसलिए कि जब उन्हें पता है कि इसको मारने से कुछ नहीं होने वाला तो शायद ना ही मारे उसको। सही बात है। तो आपने तो उस आदमी की जी दिल में सब कुछ है, तो उसकी ज़िंदगी उसकी भी खतरे में डाली है आपने। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला, अच्छा अब हमारे यहाँ जो कराची में जो ऑपरेशन है, अब रेंजर्स कर रही है ऑपरेशन। रेंजर्स का कोई पुलिसिंग का बैकग्राउंड नहीं है। रेंजर्स का पुलिसिंग का बैकग्राउंड सिर्फ उस लेवल पे जाके आता है जो नीचे फुट कांस्टेबल लेवल पे जो काम होता है ना, वो उसके ऊपर जो SHO लेवल पे जो काम होता है ना, यानी थाने के लेवल पे, उस लेवल की इख्तियारात ये मांगते हैं, इनको अब दे दिए गए हैं। इनका तजर्बा इसका कितना है? 2 साल 3 साल का तजर्बा है। पुलिस का निज़ाम कितना पुराना है सिंध में?
वो तो 150 साल पुराना है, जाहिर है। 150 साल का अंग्रेजों का तजर्बा ज़माना है। कि आप कानून को सामने रख के किस तरीके से करेंगे, और ये तो उस पर फॉलो भी नहीं कर रहे ना पुलिस वाले तो, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनको पता तो है ना कि है क्या। सही तो बात। आपको तो इसका तजर्बा, आप सही या गलत कर रहे हो तो आपको 3 साल का तजर्बा है। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के तजर्बे में आपने अभी क्या सीखा? कि आप प्रोसिक्यूशन के उस पॉइंट पर आते हैं कि जिन लोगों को पकड़ के लाते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी करें कि कोई भी अदालत आंख बंद करके फैसला कर सके कि हाँ यार ये तो नजर आ रहा है ना, आपके पास तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि जी हमने पकड़ लिया चोर को या कातिल को और उसको सजा दे दी, हमने बहुत अच्छा किया, और इनाम भी तो क्लेम होता है। और इनाम भी क्लेम होता है। ठीक है, अगर उसको सजा हो गई उसी को तो आपका इनाम जस्टिफाइड है, अगर सजा नहीं हुई तो भाई आपने इनाम तो खा लिया ना, अब कौन वापस लेता है आपसे, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी रही थी। अच्छा, अब बात यह है कि जब तक चीजें शफाफियत नहीं होगी, फौजी अदालत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि शफाफियत नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा। हमें ये तो नजर आ रहा है कि ये 5 लोगों को सजा हो गई, लेकिन ये किस प्रोसेस से गुजर के हुई हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी जो है जितनी भी होगी उसकी वो मशकूक होने लग जाएगी। ये आर्मी चीफ को समझ में आनी चाहिए बात। वो सिविलियन नहीं रहे हैं ज़्यादातर ज़िंदगी में ना, बचपन के अलावा उन्होंने अपनी जवानी के बाद मुसलसल फौज में गुजारा है वक्त। उन्हें पता चलना चाहिए कि बाकी मुल्क जो है 20 करोड़ की आवाम में ज़्यादातर लोग सिविलियन है, वो उस तरह सोचते हैं जिस तरह सिविलियन सोचता है। उन्हें चीज़ें नज़र आएंगी तो वो मानेंगे, ठीक है, वरना यू कैन नॉट सेल योर जस्टिस टू द पीपल। जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप प्लीज लोगों को दिखाएं, आप दिखा सकें। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने 5 लोगों को सजा दी, मगर सिर्फ 5 लोग तो मतलूब नहीं थे ना, आपको इतने सारे लोग मतलूब थे। आप उन सबको सजा दे रहे हैं, आप उनमें से किसको नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, वो चीज लोगों के सामने आएगी तो लोग कहेंगे हाँ यार बिल्कुल सही हो रहा है। ये बहुत जरूरी। अगर ये नहीं होगा तो ये जिस तरह ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि वो दोस्त कह रहे थे कदवाई साहब कि जी देखिए लाडी हाउस में जो कुछ हो रहा है, लोगों के अंदर से दिल में जो ना ये वसवसे बढ़ते चले जाएंगे। ये अच्छा चलें जी, अब इकोनॉमिक सिचुएशन पे आते हैं और बड़ी खुश खबरी सुनाई गई इसाक डार साहब की जानिब से कि जी 53 अरब और 55 करोड़ डॉलर जो हैं वो उसकी जो ट्रांच है वो हमें फिर मिलने वाली है IMF की जानिब से। एक तो ये कि पता नहीं कितनी ट्रांचेस अभी बाकी रह गई हैं। दीगर बात यह है कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो जो आदाद व शुमार का एक पूरा सिलसिला लेके बैठते हैं वो पिटारा अपना टीवी पे और वो बताते हैं, वो कहीं ट्रांसलेट तो नहीं होता। भाई 5 की दाल 250 रुपये, बेसन 200 रुपये, चावल 150 से 200 रुपये। मतलब ये तो वो वाले फिगर्स हैं कि उनको पता नहीं मालूम है नहीं मालूम है, वो इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें नहीं करते, पता नहीं। देखिए 150 से 200 वाला चावल तो मैं और आप खाते हैं। हाँ। और जो बहुत गरीब आदमी है वो बेचारा जो कुछ खाता है चावल के नाम पे, वो चावल नहीं है, लेकिन भारत सस्ते में तो मिल जाता है ना, पेट भर देता है उसका। हाँ। जो ये खाते हैं ये कुछ और है। सही है। तो उसको थोड़ा सा ये समझिए आप, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज मुसलसल कही जाती रही है कि जी हम अपना बेगिंग बाउल तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ। अब बेगिंग बाउल तोड़ना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक। आपका जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, आपका मुल्क अपने पांव पे कब खड़ा होगा, यही तो सवाल है। मतलब अब माशाल्लाह से क्या 70 साल होने वाले हैं, मतलब फिर तो अगले आपको साल कमर तो झुकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो 70 साल में अगर हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सके, जबकि वो ममालिक जो हमारे साथ साथ या हमारे बाद आज़ाद हुए या कायम किए गए, वो कहाँ तक पहुँचे। मैं मिसालें देता हूँ आपको उनकी, जिनको वेस्टर्न सपोर्ट से ही जिंदा रखने की कोशिश की गई शुरू में, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़े हैं। इजराइल, ठीक है, आपके बाद बना, उसी तरीके से वेस्टर्न सपोर्ट से वो मुल्क बनाया गया, उसी तरह चलाया गया, अपने पाँव पे ज़रूर खड़ा है। ठीक है ना, मईशत की बात कर रहे हैं हम इस वक्त, अखलाकियात को और बाकी चीज़ों को एक तरफ रखिए, ठीक है। बहुत से और भी पैरेलल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं पाया जाता। चाइना हमारे बाद, खैर अच्छा पैरेलल है, इस पे जरा गुस्सा भी तो आएगा ना हमारे कौम, गुस्सा आना चाहिए ना इस पे। वो जो उसने ब्रेख्त ने लिखा है कि मैं देख रहा हूँ आपका मुकद्दस सब्र, लेकिन कहाँ है आपका मुकद्दस गुस्सा। तो इस कौम को मुकद्दस गुस्से की जरूरत है। अच्छा, चीन आपके बाद, और लोगों ने कहा ये तो अफीम में पड़ी हुई कौम और ये क्या करेंगे, और बिल्कुल बॉयकॉट किया हुआ। जो सोवियत यूनियन की सपोर्ट थी वो एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो गई, बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया चीन। उसके बाद आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। 1945 के बाद जापान है। फिर जापान की मिसाल ले लीजिए आप,
जर्मनी की मिसाल ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए सारी चीजें, हिंदुस्तान की मिसाल ले हाँ, लीजिए, साथ ही साथ है तो आपके साथ साथ एक दिन बाद वो आपके आए हैं, आप 15 को आज़ाद हुए, वो 16 को आज़ाद हुए, अब वो 15 मनाते हैं, हम 14 मनाते हैं, छोड़े उसको, लेकिन बहरहाल हम साथ साथ ही निकले। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ पहुंच गए, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश तो हमसे लड़के नाराज होकर अलग हुआ, जिसपे अब हम फिर हम शोर मचा रहे हैं खड़े होके, और जो फॉरेन ऑफिस का जो अब स्टैंड है, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, मगर वो फॉरेन ऑफिस का स्टैंड है और वो जिस वजह से भी है, आप पढ़ के जरा वो देखिए तो कि किस कानून के तहत किस तरीके से हो सकता है उन्होंने जरा जल्दबाजी में वो किया, लेकिन जो चार्जेस वो लगा रहे हैं उससे पाकिस्तान दोस्ती का चार्ज नहीं लगाया उन्होंने रेप और मर्डर को सपोर्ट करने और प्लान करने के चार्जेस लगाए इन लोगों पे, तो उस पर बात कीजिए, फिर उस पर आप बात करते हो, आप भी झिझकते हैं, मुंह छुपाते हैं, उन्होंने सही तरह प्रोसिक्यूट नहीं किया, वो एक उनका मसला है, लेकिन चार्जेस वो नहीं है जो पाकिस्तान पे जाते। तो बहरहाल नतीजा क्या है कि उनकी तरक्की की सूरत हाल देखिए, श्रीलंका तो बहुत बाद में, वो कहाँ है उसकी सूरत हाल देखिए, वो कितनी भयानक जंग से गुजरा और जंग खत्म होने के बाद उसने क्या छलांगे लगाई हैं और हम वहीं खड़े हुए हैं आज तक। तो देखिए, बैगिंग बॉल तोड़ने के लिए आपको समझ में आना पड़ेगा कि आप किधर गलत कहाँ जा रहे हैं। सही रास्ता ढूंढना तो बात की बात है ना, पहले तो ये तय करें कि ये यहाँ जा रहा है, ये गलत रास्ता है और इसको बंद करें इस रास्ते को। हमारी मईशत, हमारी सियासत, हमारी माशरत हमको मुसलसल दौड़ पीछे की तरफ लेकर रही है, हमें पीछे नहीं जाना, हमें प्लीज आगे जाना है, आगे जाने की बात कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी, जिस जदबंदी से आज इमरान बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है यही कौम की आवाज़ है, यही हमारा मुतालबा है। वज़ीर आज़म चाहे आज जाएं ना जाएं, पीर को जाएं वो भी ना जाएं, इन नुकात पे ज़रूर गौर करना चाहिए, अपोजिशन हो या हुकूमत हो। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।